आपको वेलकम करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am vaccinated. We all are vaccinated. Wow. Are you sure about it? Exactly. Are you sure? Yeah. Yes. Okay. So, what's the news? हाँ, हम न्यूज़ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेटेड आपने बोला है, वैक्सीनेशन को लेके बड़े रूमर्स उठते हैं और आए रोज कहीं ना कहीं इस पर बात चल रही होती है और काफी सारे लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि भाई वैक्सीनेशन हम नहीं लेंगे और वैक्सीनेशन लेंगे तो हम 2 साल में खत्म हो जाएंगे। जैसे कहते हैं खाने खाने पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे कहते हैं टीके टीके पे लिखा है मरने वाले का नाम। मरने वाले का नाम? मजाक, जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है अकेले जीकर भी क्या करेंगे, अगर मरना ही है तो सब साथ में मरेंगे। आप मानती हैं ये वाली फॉल्स न्यूज को? मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि 2 साल में हम मर जाएंगे और हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मैं कहूंगी कि आप अकेले जीकर भी क्या करोगे, सबने लगवा दी है, लेकिन तन्हा भटकते रहोगे। नहीं देखिए दुनिया में अकेला जी जी इसकी क्या गारंटी है कि आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो आप नहीं मरेंगे? हाँ, ये भी है, ये वैसे सोचने की बात है, आपने बहुत पते का पॉइंट उठाया, लेकिन बहुत सारे मुल्क में, अभी मैं ऑस्ट्रिया की बात करूंगी, वहाँ पे जो है एक नया लॉ कह लें पास हुआ है कि जिन लोगों ने 12 साल के बाद जितने भी लोग हैं उन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं ली है तो उनको जो है घर में रहना पड़ेगा, सिर्फ अपने काम के लिए या ग्रोसरी के लिए या फिर अगर कोई वॉक वगैरह करते हैं, कोई बहुत ज़ईफ है, सिर्फ इन 3 काम के लिए निकल सकते हैं, अदरवाइज आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हो। लॉकडाउन कह रही हैं आप? जी, लॉकडाउन उनके लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो साथ ही साथ उन लोगों ने ये वो कर दिया है कि प्रोटेस्ट कर दिया है। अच्छा, उन लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन यूजुअली तो आती नहीं, कोई 1-2 साल में वैक्सीनेशन आ जाए और फिर उस पर वो एतबार नहीं करे, तो उनको ये खतरा है कि कहीं हम हाथ जान से ही ना हाथ धो बैठे तो उस चक्कर में वो विदाउट वैक्सीनेशन ही चल रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को? मुझे अनम ऐसा लगता है कि 2 साल का यही रोना है कि वैक्सीन लगवानी है और नहीं भी लगवानी, तो लोगों का माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अब तो 2 साल भी पुरानी बात हो चुकी है, अब तो लोगों का माइंड सेट हो जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवानी ही है, क्योंकि उसके बगैर आप मॉल नहीं जा सकते, आप मार्केट नहीं जा सकते, ओवरऑल आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आप उसके बगैर बेकार है ना। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो फेक बना लेते हैं। आई हैव सीन पीपल्स है ना, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, And 200 रुपए में इवन, अब रेट तो मुझे नहीं पता था, आपने बता दिया। 200 रुपए में मिल जाता है। बट और एक और चीज़ है कि जो लड़के या लड़कियां उनके पास उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और मॉल्स में जाना है उन्होंने, तो अपने वो छोटे भाई का या बड़े भाई का या छोटी बहन का बड़ी बहन का वैक्सीन कार्ड लेके चले जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि जो वैक्सीनेशन है, जो जैसे एक टाइम हमारे यहाँ भी आया था कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, तो जो वैक्सीनेशन लगाने का प्रोसेस है या जो चॉइस है, ये फोर्स होनी चाहिए या बाय चॉइस वो बंदा खुद लगाए? बाय चॉइस, इट कुडंट बी फोर्स्ड। इट्स योर ओपिनियन। जी जी। मुझे जो लगता है वो ये है कि देखें, अगर लगानी है, ये आपकी ना कंट्री की बात है, आपके मुल्क की बात है, सेफ्टी की बात है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई नहीं भी लगा रहा उसे लगानी चाहिए। अगर पोलियो की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो नहीं लगाते लोग कहते हैं ये हराम है या कुछ भी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन इस तरह के आप देखें कितने सारे केसेस हैं जो कि पोलियो से जो है इफेक्टेड नजर आ जाते हैं, लेकिन उन इलाकों में जाकर जो है फोर्सफुली इनको बताना पड़ता है कि ये चीज है, ये चीज नहीं है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी, मुझे यूनस ऐसा लगता है कि जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं ना, वो ढीठ हैं, उनको फोर्सफुली कहना पड़ता है ये काम कर लें। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखें 2019 में वैक्सीन की बात चल रही थी कि अभी तक वैक्सीन आ रही है। जब वैक्सीन बात लगाने की आई तो लोग घरों में बैठ के, फिर उसके बाद मोबाइल फोन सिम बंद होना स्टार्ट होगी, तब वो भागे। मतलब उनको बैंक से, उनको अपनी सेहत से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ये टेंशन थी कि हमारे फोन ना बंद हो जाए। इसलिए तो इस बात पे मैं ये बोलूंगी कि लोग ढीठ हैं। जी जी। मुख्तसर करूंगी, लेकिन मैं अनम आपकी इस न्यूज़ से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ऑस्ट्रिया की बात आपने की है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा, वो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया को मैच कर रहे होंगे कि कहाँ ये लॉकडाउन का रूल आने वाला है या सिस्टम वो इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे एक सवाल है, मैं जवाब दूंगी यूनुस आपकी बात पे, क्योंकि सवाल पे सवाल तो नहीं होता ना जी कायनात। मैंने कहा मैं जवाब दूंगी, लेकिन एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ और ऑडियंस से भी। पहले तो आपकी बात का जवाब, जैसे कि अनम ने कहा कि ये आप खुद से जाके लगाए, कोई आपको फोर्सफुली नहीं, लेकिन सना ने भी जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि पोलियो के बारे में भी लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो दोनों ही सूरत हाल में देखें, हाँ ये नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी है, चीज़ें, तो हम उसे प्रेशराइज करें और उसका इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा वीक करके बोलें कि लगाना ही लगाना, वो तो डर जाएगा, वो तो लगाने से पहले ही वो अपने आप को स्ट्रेस में ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अगले इंसान पर छोड़ देना चाहिए, उसको आप बता सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं कर सकते, और उसको प्रेशर की वजह
वजह से खुदा ना खास्ता इम्यून सिस्टम या स्ट्रेस ज़्यादा वो ले ले, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिन्होंने स्ट्रेस लिया और उनकी तबीयत वैक्सीन करने के बाद, लगाने के बाद जो ज़्यादा ख़राब हुई वहम थी। से भी इंसान इफेक्ट होने लगता है सोच सोच के। जी जी लेकिन मेरा सवाल एक बात बस ऐड कर दूं, ये ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 1 लाख में 700 लोगों को कोरोना के केसेस हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। तो 1 लाख में अगर 700 लोग हो रहे हैं तो इट कैन गोज। तो फिर ये शायद इनका सही है एज अ गवर्नमेंट कि जो नहीं लगा रहे वो आप घर में बैठे, आप अपनी जरूरत की चीजों के लिए निकले। एक मेरी ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, बिल्कुल सही है, आई एग्री, क्योंकि काम की चीजों के लिए तो उनको इजाजत दी जी है जी ना। जी। फिर ये है ना कि आप नहीं लगा रहे तो फिर आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब आप फॉर एग्जांपल एज अ गवर्नमेंट आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं या बहुत बड़ा रूल इम्प्लीमेंट करवा देते हैं कि जैसे 10 लोग हैं, अगर कोविड का वो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है, कोई इवेंट होता है, कोई किसी के घर में शादी का फंक्शन होता है, अगर किसी ने नहीं लगाई तो बहुत सारी चीज़ें उनके जो ज़ाती ज़िंदगी की जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। और जब डिस्टर्ब होंगी तो मैं बात कर रही हूँ कि इंसानी लाइक यू नो फॉर एग्जांपल इंसानी हकूक़ की, अगर किसी ने फिनरल पे जाना है, कोई और उनके मसले मसाइल हैं, तो ये उनके साथ गलत नहीं हो गया कि आपने उनको बाउंड कर दिया, आप उनको Public awareness gathering से दें। बंद कर दिया हमने। Exactly, जी, जी, तो जी। ये तो वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया है ना, उनकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है इफेक्ट ना। होंगे ना, तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो ये स्टेप नहीं लेंगे तो वो तो इसी तरह से चलते ये रहेंगे। बात होगी ना कि खुद तो कुएं में कूद रहे हैं, भाई तुम भी चलो साथ, भाई और नहीं जाना हमने। और बाकी लोगों ने तो लिया है ना, उनका क्या कसूर है? आप वैक्सीनेटेड हो जाए और जो करने जिंदगी का हर मजा ले, लेकिन वैक्सीनेटेड हो जाए। लेकिन वैक्सीनेटेड के बाद भी आपको दोबारा कोविड हो सकता है, इसका भी आप ख्याल जी जी इसके लिए यू नीड टू टेक बूस्टर्स। यस, बूस्टर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून है हर एक के लिए जो है वो लागू है और ये वाकई में लगवाना चाहिए। जैसे कि आप अनम ने बताया कि घर में बैठे हुए हैं और उनको सिर्फ ग्रॉसरीज या दूसरी चीज़ों के लिए उनको अलाउ किया जा रहा है, बट वो बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो सही ना। जी जी बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा मुर्शिद, मैं आपकी बात में एक और चीज़ बताऊं कि अभी भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो है आज की बात करूं मैं कि 6 अमवात हो गई हैं और 240 जो लोग हैं वो कोरोना से इफेक्टेड हैं। तो इतनी बड़ी बात है, आप रोज़ाना देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, उसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ नहीं करते वो फिर आपकी गलती है। इतनी बड़ी बात है कि हमेशा यही होता है, हमारी शरीयत के मुताबिक भी होता है कि अगर कोई रियासत जो है वो आप पर कोई कानून नाफिज करती है तो उस पर जो है उसकी पैरवी करना आप पर वाजिब हो जाता है, आप कभी भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। ये तो पूरा आपकी शरीयत खुद कहती है। तो अगर आपकी हुकूमत ने ये चीज़ रखी है कि आप तमाम लोग वैक्सीन लगाएं तो आप इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही मुखालफत जो है वो पोलियो की आपने उसके असरात देख लिए। अब आप इसकी अगर मुखालफत करेंगे तो इसके भी असरात आप देखेंगे। इतनी बड़ी बात है कि लोग ज़्यादातर ये उनका तासुर होता है कि वो उनको अगर दिल का आर्जा है या उनकी सांस में तकलीफ है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमें वैक्सीन नहीं लगानी है। डॉक्टर क्यों बैठे हुए होते हैं? डॉक्टर इसलिए बैठे हुए होते हैं कि पहले वो आपकी मेडिकल कंडीशन देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत है या नहीं है। भाई ये तो वैक्सीनेशन की बात हो गई। एक बड़ा ही मज़ेदार जो है इंटरेस्टिंग सी मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ये कि पुर्तगाल में एक नया लेबर लॉ पास हुआ है जिसका मतलब ये है कि जब आपके ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो जो बॉसेज हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट नहीं कर सकते, सो दे कैन एंजॉय देयर पर्सनल आवर्स, वो काम करें कुछ भी है लेकिन उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते। इससे थोड़ा सा हैरेसमेंट के भी और कुछ केसेस सामने आते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए ये लॉ जारी किया गया। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मैंने देखा है बीवियां बेगमात शिकायत कर रही होती है कि आप उधर भी ऑफिस और घर आके भी आप फोन पे लगे हुए हैं। काम आप कर सकते हो, काम करने में कोई लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन ये कि आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 to 5 यानी कि अपने ऑफिस में काम करेंगे, घर जाने के बाद वो लैपटॉप फोन सब चीजें बंद हो नो दे कैन डू देयर वर्क, लेकिन उनको कांटेक्ट कोई सेल पे कोई कॉल वगैरह कोई परेशान फोन नहीं कर कुछ नहीं। सकते। हाँ हाँ मतलब लाइक इमरजेंसी हो तब कर जैसे सकते हैं। जैसे ऑफिस में मैं एग्जांपल देता हूँ, नहीं, जैसे जैसे कि मैं example देती अच्छा ठीक है, आप एग्जांपल दीजिए। कि जैसे फोन पे हैं और लाइक इमरजेंसी हो गई तो वो बात कर सकते जैसे हैं। कि बॉस ये नहीं कहेंगे कि तुमने जो है ये गलत फाइल मुझे दे के चलेगा। अगर फाइल भी गलत दे दी ना, बॉस सुबह तक वेट करेंगे कि आप आके सही फाइल भेजें। तो आपने ये लॉ तो पाकिस्तान में भी फिर आ जाना आप चाहिए। बॉस हैं फॉर एग्जांपल और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, जी, जी। तो आपने मुझे जो ऑफिस आवर्स हैं उसके बाद कॉल किए कि आपने ये फाइल सही नहीं भेजी या ये ईमेल सही नहीं था। बॉस लग नहीं रहे। नहीं, मैं वापस आप गौर से सुने, मैंने बोला ये बॉस है, मैं एम्प्लॉय हूँ। आपकी जी जी, आपको सुनाई भी नहीं दिया, आपको दिखाई भी नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आपने मुझे कॉल की 5 बजे के बाद तो मैं आप पे केस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये लॉ उन लोगों के लिए भी है जिनकी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं वो 10 से ज्यादा हैं। अगर 10 है या 10 से कम है तो वो कर सकते हैं कॉल। तो इसलिए आप जो है ना अपनी जो एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो 10 से नीचे ही रखें।
अगर आपको कॉल करनी है आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑलराइट। अच्छा, मुझे जो लगता है ये चीज़ वैसे अच्छी भी है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि क्या काम जो है वो थोड़ा स्लो नहीं हो जाएगा अगर, मतलब क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बहुत सारा हमारा जो काम होता है वो तो हम फ़ोन में कर लेते हैं यूँ करके। मगर सना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उनकी मौत कम होगी जब वो घर जाते हैं। वो इतना डिप्रेशन नहीं मैं क्लियर आपको काम का नाम सुन के मौत आ रही है। मैं क्लियर कर रही हूँ, जो लोग ज्यादा प्रेशर लेते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, क्योंकि जितने भी बॉसेस हैं, बॉसेस लेवल होता है, वो घर में जब आप लोग होते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं कि आपने ये काम नहीं किया। वो बेचारी बीवी की भी सुन रहा होता है, अपने बॉस की भी सुन रहा होता है, बच्चों की भी सुन रहा होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थैंक गॉड वी लव आवर बॉस, हमारे बॉस हमें तंग नहीं करते। लेकिन मैं इसलिए मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ ऑडियंस को कि हमेशा बॉसेस जो है ना सिर्फ तंग ही नहीं करते, वो कहीं ना कहीं देखिए कुछ कोऑपरेटिव भी होते हैं, आपको एक आपका स्पेस देते हैं, एक टाइम होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि वी लाइक अ फैमिली, तो लाजमी नहीं अगर बॉस ने कांटेक्ट किया तो रिलेटेड वर्क ही किया। अच्छा, कुछ बॉसेस ऐसे भी होते हैं, अब अनम ने ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ जरूर बताई, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि किस ही पैनल पर, मतलब कुछ बॉसेस के साथ आपका फैमिली टर्म्स भी होते हैं कि अच्छा वो हम dinner चंदी पर आ होते रहे हैं। वो चंदी होते हैं। उन्हीं चंद लोगों के लिए ये कि आप अपने बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में होते हैं, तभी वो आपसे केयर करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जितने पैसे आपको मिल रहे हैं ना, उतना ही आप काम कर रहे हैं। ये मतलब हैप्पी मोमेंट एक और चीज मैं बता दूं कि पाकिस्तान में तो ये ऐसा रूल नहीं है, अल्लाह करे हो जाए, बिकॉज आई हैव सीन वुमेन कंप्लेनिंग कि उनके बॉसेस आफ्टर जो वर्किंग आवर्स में कॉल करते हैं और उनको हरास भी कर रहे होते हैं, और बिकॉज उनकी जॉब है वो मजबूर हैं तो वो जॉब छोड़ती भी नहीं है। हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो एक क्या कह सकते हैं टैबू चीज है या कह सकते हैं गलत चीज है कि एक लड़की अगर इतना हरास हो रही है, वो अगर सीवी कहीं अपलोड करती है या सीवी कहीं देती है अपनी 34 तो उसको मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, हाय डियर हाउ आर यू, व्हाट्सएप। एम्प्लॉइज हैं वो, मुझे लगता है बॉस का बोल के कहीं और ही लगे होते हैं, बीवी के खुशी के पैसे बना रहे हैं जेवरात के लिए। हकीकत बात है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें जो भी रूल पास होता है, जिस तरह भी होता है, वो आपकी भलाई के लिए ही होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, गपशप देखते रहिए क्योंकि बहुत सारी गपशप अभी बाकी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था आपको कि आज बहुत सारी गपशप होने वाली है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी सर्दी आता है तो फिर गैस जाता है, ये तो आपने सुना होगा। गैस जाता है, वो सनाउल्लाह तुमने क्या बात किया है, गैस जाता है। वल्लाह यूसुफ, यू आर ग्रेट। बिल्कुल राना साहब, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज सुबह सुबह कौन कौन अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के आए, या किस किस के घर में गैस आ रही थी? आपके घर में आ रही थी? मैंने तो चेक नहीं आ नहीं रही थी। यूनुस, आपके? मैंने चेक नहीं किया। मैं बात करना चाहूँगी सना, मॉर्निंग में लेट सपोज कहीं जाना होता है, ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं 7, 7:30, 8 बजे की टाइमिंग, उस टाइम पे गैस ही नहीं होता घर में। आई मीन खाना बनाना गैस नहीं होता है? हाँ, मतलब लाइक बेचारे घर में फैमिली में सब परेशान होकर बैठे होते हैं कि जी पानी, लेट सपोज घर में गीजर नहीं है किसी के घर में, नॉर्मली मुझे लगता है 75% लोगों के घर में गीजर नहीं होता, वो चूल्हे पर ही पानी गर्म करके वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब आप सोचें कि सुबह मॉर्निंग में जब आपको जाना है और आपके घर में गैस नहीं आ रही, और इन लोगों ने स्पेसिफिकली टाइमिंग सेट कर लिए हैं, सुबह मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में मतलब गैस नहीं होगा। जैसे लाइट की टाइमिंग नहीं होगा, जैसे लाइट की टाइमिंग इन्होंने डिसाइड की हुई है कि 2-2 घंटे बाद लाइट जाएगी, ऐसे ही इन्होंने गैस की भी टाइमिंग्स इन्होंने डिसाइड कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो मैं अनम आपसे पूछूं, आपके घर में गैस था आज? मेरा गैस नहीं, आपके घर में गैस था? गैस होती है, गैस होता नहीं है। घर में बहुत गैस होता है। अच्छा, लेकिन चूल्हे पर गैस नहीं होता। अच्छा एक मिनट, आई हैव एन ऑल्टरनेटिव, सिलेंडर है ना, उससे काम चला लेते हैं। इट्स डेंजरस। आई नो इट इज, लेकिन वो इंसान की उसके लिए बनाया ना सहूलियत के लिए, तो उसको एहतियात से इस्तेमाल। लेकिन फ्लैट्स में आई बिलीव इट्स डेंजरस। आई डोंट हैव अ Exactly, फ्लैट, आई हैव अ विला। Oh my God, you're from Bahria town? कायनात, आप बताएं।
नहीं सना, गैस नहीं है। बेचारी अफसोस के सबका साथ ही कह तो रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो हुकूमत है उसने बहुत ही अच्छा जो है वो एक अभी रिसेंटली जो है वो कानून पास किया, वो ये है कि जिनके घरों में बिल्कुल गैस नहीं आती अब उनके घर में गैस आया करेगी, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आया करेगी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि हमारे यहाँ गैस ही नहीं आती और वो 3-3, 4-4 दिन तक नहीं आती। फिर जो कुछ लोग होते हैं जो गैस सिलेंडर ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ और लोग- कुछ लोग वो भी होते हैं वो जो आई मीन इलेक्ट्रिक प्लेट जो आती हैं वो भी यूज कर रहे हैं, बट वो भी डेंजरस है। उर्शिया मेरे जी, कुछ जी, लोग जी। आ रहे हैं। जी, जी। मेरे जो कुछ लोग हैं उनका ये भी है, वो चोर है। कुछ लोग जो चोर होते हैं वो प्रेशर लगा लेते हैं, कुछ उससे प्रेशर एक्सीड हो जाता है और जब गैस नहीं आ रही वो प्रेशर खोलते हैं तो गैस आती है, और फिर तब प्रेशर खुला हुआ है और गैस ऑलरेडी है तो उसका प्रेशर तब एक्सट्रीम पे जाएगा तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे मिसहैप भी हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये जो नया अभी टाइम टेबल आया उसके लिए आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट लतीफ हैं तो ये टाइम टेबल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको फिर बाहर से खाना खाना पड़ेगा या तो आपने लकड़ियाँ जलानी भाई पड़ेगी। ये इनकी स्कीम तो नहीं है लोगों को टाइम पे उठाने की? हो सकता है चीख कि चीख ये के स्कीम बता दो सबको। हो सकता है कि ये इनकी नई स्कीम हो कि अब लोग जो है जो लेट लतीफ हो गए उनको दोबारा से सर्दियों में आ रहा कि इतना लेजी होता है बंदा, लेकिन सर्दियों में जो है वो अब आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा और अपने लिए नाश्ता अच्छा, तैयार एक तो करना होती पड़ेगा। है ना लोड शेडिंग के आपके 2 घंटे के लिए गैस नहीं है, आप ये कह रही है 2 घंटे के लिए गैस आएगी? नहीं, अब बिल्कुल भी 2 घंटे के लिए नहीं आएगी। अब आपके पूरे दिन में 3 बार गैस आएगी, यानी कि 1-1 घंटे के लिए या 2-2 घंटे के लिए जो अच्छा। है इस तरह मैनेजमेंट करके दिन में 3 बार गैस आ रही है। और ये ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीरा नहीं निकल आता है कि 3 सना मेरा क्वेश्चन है कि लाइक ये टाइमिंग कुछ बताया ना, स्पेसिफिक टाइम बताया? मैं आपको बताती ये हूँ कि timing इसकी हुई है, टाइमिंग जो है पूछ वो रही है। क्या है। अच्छा। तो जो लोग जल्दी उठते हैं उशिया की तरह, उनके लिए तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ। आपको मैं बताऊं कि अभी जो है वो रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सोई नॉर्दर्न कंपनी ने ये बताया कि घरेलू सार्फिन को जो है वो सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी, यानी कि सुबह आपको जो है वो आप 5:30 सुबह उठ जाती हैं? हाँ, मेरे लिए भी perfect। पानी गर्म कर देगा। 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक नाश्ते ठीक के है। लिए जो है वो आपको गैस जरूर मिलेगी। ठीक उसके है। बाद 8:30 के बाद वो गैस बिल्कुल ठीक चली है। जाएगी, फिर आपको दोबारा नहीं तमाम मिलेगी। इलाकों में? तमाम इलाकों में। फिर इसके बाद जो आपके दिन के खाने का टाइम होता है, दिन के खाने का टाइम जो है वो सुई नॉर्दर्न कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि दिन में जो है वो आपको 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक गैस दी जाएगी। दोपहर का खाना आपकी तरफ से, ठीक है जी। वेरी नाइस। मतलब अब जो है वो आपको आप देखिए ना, बहुत जल्दी आपने करना होगा सारी ठीक है। चीजें करना होगा। और फिर रात के लिए जो टाइमिंग डिसाइड की है वो इन्होंने थोड़ा सा जो है वो आपको टाइम ज्यादा दिया है, और इन्होंने किया है कि शाम के जो है वो 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक गैस मिलेगी। वेरी नाइस। आप दोनों टॉस कर ले, डिनर कौन करा रहा है? मुझे लगता है मेड्स की सख्ती आने वाली है, घर की औरतें ना अब उनको बोलेंगी तुम्हें और जल्दी आना है। अच्छा अनम, मैं यही बात कहना चाहूंगी, आपने देखा है गर्मियों में इंसान को कम भूख लगती है, ज्यादातर लोगों को गर्मी में सालन रोटी कम खाते हैं। सर्दियों में उतनी ही भूख लगती है, कभी क्या दिल चाह रहा होता है आपका बनाने को, कभी क्या दिल चाह रहा होता है। स्पेसिफिक चाय जो ज्यादा चाय वो lover केटल है। ले लें, चाय कॉफी का आपका हो गया बंदोबस्त। नहीं, खाने का भी ज्यादा दिल चाह रहा था, लेकिन ये कोई ऐसा अलमिया है कि गर्मी में लाइट नहीं, बिजली नहीं है और सर्दी में गैस नहीं है, तो बताएं हम कहाँ जाएं? छांगा मांगा के जंगलों में चले जाएं। लेकिन पता है ये जो अभी लेकिन अभी पता है ये जो सुई नॉर्दर्न कंपनी ने जो ये नया टाइम टेबल दिखाया या शेड्यूल जारी किया है वो दिसंबर से जो है वो इस पर नफाज होगा। लेकिन अभी तजाद भी हो रहे हैं इस पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह का टाइम टेबल नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं लगाना चाहिए। इट इज फॉर कराची ना, पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑलराइट, क्योंकि ये पंजाब साइड पर आप देखें बहुत वहाँ पर ज्यादा बिल्कुल मसले गैस हैं। नहीं आती, वहाँ पर भी सेम यही मसला होता है कि गैस नहीं आती। सीएनजी का भी बहुत इशू है, जो गाड़ियां लेकिन मुझे ऐसा लगता है उशिया, सना और अनम, मेरी गाड़ियाँ समझ में नहीं आती। गर्ल्स से इसलिए क्योंकि किचन में ज्यादातर लड़कियां। तो क्या मतलब मैन आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, यू नो जी, दैट? sir, मैं- ये 80,000 का स्टेक खिलाऊंगा मैं आपको। एक तो मुझे समझ नहीं आता यूनिस, आई एम जस्ट सेइंग कि औरतों का ज्यादातर किचन में काम होता है। देखिए मर्द जाते होंगे 40% जाते होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द 60%, I राइट? disagree. मैं इसलिए कह रही हूँ कि नहीं, आपकी वजह से मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हाँ बॉयज में अभी अचानक से सोचने लगे जो बैचलर लड़के रह रहे हैं, लड़कियां लड़के जो ऑफिस जाते हैं या रिलेटेड टू मीडिया भी कह लें या दूसरी जॉब्स के, अब वो घर आएंगे, जो टाइम शेड्यूल आपने बताया है कि इस टाइम पर आपको गैस मुकर्रर हो, तो लोग तो रात में अक्सर घर आते हो, रात में उनका दिल चाहता है लेट नाइट कुछ बनाने का, तो क्या करेंगे?
तब I'm पठान का होटल जिंदाबाद। नहीं, 3 बजे के बाद वो भी डिलीवरी नहीं देता। तो वो जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं आप वो रख लें और उस पे नूडल्स बना लें, 2 मिनट में आप भी खुश, आपका बस पेट भी रोज आप खाएं अनम की तरह नूडल्स। मैं खुद खाती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, मुझे क्या लगता है, जैसे उर्शिया ने अभी कहा ना कि हम जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि 10 बजे से पहले जो है वो हम खाना बना लें और उसके बाद उसे जस्ट गर्म करना होगा, वो हम माइक्रोवेव ओवन में कर लें। यस, वेरी गुड। पॉसिबिलिटी अगर बिजली ना हो, क्या बिजली का भी तो इशू है। अब इतना भी बुरा नहीं है हमारा, फिर ठंडा खा कुछ लें। कुछ वक्त पे प्रोवाइड कर रहा है हर चीज, लेकिन दे तो रहा है। ये पता है ये क्या बात की आपने, ये हमारे अवाम का एक वो है कि वो कोई करप्ट मिनिस्टर है या करप्ट कोई पॉलिटिशियन, उसके बारे में बोलेंगे यार वो खा रहा है लेकिन लगा तो रहा है। ये माइंडसेट चेंज करना नहीं, है आप सब हम सबको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, तो नहीं, ये इसमें जो- क्या बुराई है? ये जो हमें बात डिसिप्लिन सिखा रहे जी। हैं। 8 बजे के बाद गैस नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग ठंडा खा लें, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आए। वाओ, सो इंटेलिजेंट। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, पता है आपको? क्या It's not good for health. बीमारी हो जाती है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता इधर। जो हमारी आप बैठ नहीं फौज सकते में फिर। जो हमारी फौज में जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो लोग भी तो ऐसे तो वो सिखाते ट्रेंड हैं। है, वो ट्रेनिंग करते हैं, उनको तो ट्रेनिंग की करवाई जाती है ना हम उनको। लोग भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। चले आज 10 राउंड मार के आए। 10 राउंड पूरे सेट के लगने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए माजी की जो हुकूमतें गुजरी उनके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब कोई नया मंसूबा शुरू करते थे ना, उनके लिए हमेशा नई बात थी, कोई बात नहीं, नया मंसूबा खोला है, लगाया तो है ना, कोई बात नहीं, खाएंगे तो खिलाएंगे भी तो सही। उनके लिए बहुत ज्यादा ये जो माजी की हुकूमत थी उनके लिए तासुर था। लेकिन अब मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। माजी की हुकूमतों ने तो कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, ये फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के Thank you. लिए। और दूसरी एक चीज ये भी है, मुझे लगता है इनका हिडन मिशन है लोगों को फास्ट एंड अलर्ट करने के लिए, जो मुकर्ररा वक्त पे गैस आ रही है ना, Yes, मुझे yes, अच्छा yes. लगा ये। मतलब नहीं आई लाइक द आइडिया। गैस की वजह से इंसान तब्दील हो रहा है। नहीं, बिल्कुल उनका Cooking balance- बहुत गैस हो गया, ब्रेक पे चलते हैं। मुझे लगा नहीं, बहुत गैस हो रहा है। बहुत गैस हो रहा है। डॉक्टर के पास से मिलते हैं हम, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक सिंगर जो आपको एंटरटेन करेगा, हमें एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वेलकम बैक।
आज जाने की जिद ना करें आप, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप हमें और ऐसे हसीन गाने सुनाते रहें। प्लीज जोरदार तालियां आसिफ शेख के लिए। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर आज जाने की जिद ना करें, बिल्कुल आज आप इधर ही रहें। कोशिश करूँगा सर। लेकिन यूनुस आज इन्होंने हमें बहुत शौक की, ये पहले भी आए हैं ऑडियंस की फरमाइश पे दोबारा, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको वाकई ऑडियंस को आपने शौक किया और ऑडियंस ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उन्होंने कहा है कि दोबारा आए और जाने की ज़िद ना करें। इसी तरह वो जो गाने में उतार चढ़ाव था, मैं तो लिटरली खो गई कि बहुत कैसे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा गाया किसके लिए था सर ये गाना? ये बस मैंने ऐसी ऐसे ही पसंद है, ये गज़ल मुझे अच्छी लगती है तो बस ऐसे तो कुछ नहीं ऐसे होता इस तो कुछ दुनिया नहीं में। होता। दिलो बस किसी दिमाग के लिए में गा कोई तो होगा। किसी के लिए गाई है। हाँ, हमारे टाइम पे। दे रहा है दुरुस्त। सर लास्ट टाइम आप आए यहाँ पे, जी। आपको फीडबैक कैसा मिला? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़े, फेसबुक पर भी काफ़ी लोगों ने। अच्छा माशाल्लाह। सर्च किया आपका यूट्यूब जरा बताएं जरा क्या है? सर आसिफ शेख MV के नाम से मेरा M फॉर मदर, V फॉर वेडर, रेसलर। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई ऑलरेडी सब्सक्राइब योर चैनल। हाँ जी मैंने किया। मैं तो अभी करने वाली हूँ। पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैंने पहले ही सुना नहीं था ना, आज जाने की जिद ना करें। अच्छा अच्छा। अच्छा, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने बहुत क्या- अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अप्रिशिएट किया सबने, बहुत खुश हुए सबके। बहुत अच्छा आपने गाया और आपको वहाँ मौका मिला गाने का, ये भी बहुत अच्छी फैमिली के बात। साथ बैठ के आपने प्रोग्राम देखा था, जी जी बिल्कुल मैंने देखा। तो सबके तासुरात कैसे थे? बहुत अच्छे तासुरात थे, बहुत तारीफ की सबने। जी, पहले भी उन्होंने ये बताया कि तारीफ की है। बहुत सर तारीफें तो होती रहती हैं। ये बताएं कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और मुझे आज बड़ा दिल चाह रहा है कि कोई हमारी तारीफ करे। अगर आप सुर में गुनगुना कर हम तमाम लोगों के लिए जो है एक एक लाइन किसी गाने की हो, तो वो कौन से गाने की होगी? पहले यूनुस से शुरू करेंगे हम। नहीं मैं लास्ट में आराम से। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कंवल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली की। यूनुस के लिए था। मुझे सुने ये आप सबके लिए। नहीं सुने, लेकिन मैं मुझे कहेंगे- नहीं सुने, लिसन मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुश हूँ या एम्बैरेसमेंट हुई? एक लड़का मेरे लिए गाना गा रहा है। उन्होंने कहा ये सबके लिए, लेकिन आपने उन्होंने एक कहा जुमला कि- मेरे जहन में आ रहा है, आसिफ रॉक्ड, अवाम शॉक्ड। और यहाँ पर हम भी बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं। नहीं आप जॉब भी करते हैं तो कुछ जेलसी वेलसी तो नहीं हुई? आपके जो कलीग्स हैं, ऑफिस कलीग्स? नहीं ऐसी सबने बहुत तारीफ की, सबने यही कहा कि बहुत अच्छा गाया आपने, यही कहा कि सबने तारीफ ही की है। कोई जेलसी jealousy का factor खवातीन में नहीं। होती है, मर्दों में थोड़ी होती है। ये चीज अच्छा आप ये बताएं कि आप ना बिल्कुल मंजेवे सिंगर है। आपकी ना एक होता है ना नसों में भी बंदे के अंदर सिंगिंग चली गई है। तो कभी ऐसा होता होगा आपसे कुछ लोग अगर नाराज़ हो जाते हैं या कोई भी आपसे नाराज़ हो जाता है, तो उनको मनाने के लिए या घर में आप बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कोई चीज़ उठानी है आपने, तो वो भी सिंगिंग करते हुए कभी इस तरह काम किया है आपने? कभी होता है ऐसा। हाँ कभी अच्छा, कभी किस तरह? कभी कभार होता है ऐसा। बिल्कुल होता है। पानी ला पानी ला, ऐसा होता है? चले एक हो जाए, एक हो जाए। एक हो जाए। मैं पानी लाए या चाय लाए भी या इस तरह कुछ भी। मुझे लग रहा है आज आपका प्रॉपर ऑडिशन हम करके रहेंगे और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आप प्लीज इनकी तरफ जो है नजरसानी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरा खाना तो खिलाओ और पानी भी लेकर आओ, जरा खाना तो खिलाओ। वेरी नाइस। इसे कहते हैं प्योर टैलेंट। सिंगर की यही बात होती है, कुछ भी दे दें वो उन्होंने गाना गा के देना ही है। नहीं, but मुझे- it's मुझे more of लगता है- crit- मुझे जी, लगता है- क्या लगता है? मतलब क्या लगता है? आपको ना ऑटो ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, ऑटो ट्यूनिंग को आपकी जरूरत है। अच्छा आई एम सो सॉरी, आज मैं इतनी सारी सिचुएशंस आप पर आखिरी जी, सिचुएशन, जी। आखिरी एक बहुत फेमस डायलॉग है, बहुत ज्यादा, तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई है। उसको सिंगिंग की तरह, मतलब उसको थोड़ा सुर में किस तरह कहेंगे आप?
वैसे तो सारे सुर जो है इमरान खान साहब ने लगा दिए, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के, लेकिन आप कैसे सुर लगाएंगे इसमें? तब्दीली क्या? तब्दीली आ रही है मेरे मुल्क में, यूं तब्दीली आएगी फिर मेरे मुल्क में यूं। ये आवाम क्या करेगी इस मुल्क में है जो, ये आवाम क्या करेगी इस मुल्क में है जो। तब्दीली आ गई है मेरे मुल्क में यूं। वाह वाह। हम लोगों ने प्ले एंटरटेनमेंट ने पीटीआई को एक नया उनका एंथम गिफ्ट किया है। बोलना है, मुझे कुछ बोलना है। हाँ, मुझे लगता है ऐसे रोते रोते अगर हम अपने सारे दुखड़े गाएंगे तो ही सुनवाई होगी। लेकिन इम्प्रेसिव सीरियसली ओह वाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना अच्छा फीडबैक आया क्योंकि इनकी एनर्जी आज कुछ और है। नहीं माशाल्लाह से। आसिफ साहब एक चीज बताएं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी आप कवर सॉन्ग्स डालते हैं, ऐसे कुछ लिरिक्स चेंज करके? चैनल पर भी डालता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपके लिखने में भी मुझे जितना फील हुआ है कि आप लिखते बहुत अच्छा होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ उतनी जल्दी आप उसकी मैंने पूरी एक जो है अपना वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं। सॉन्ग लिखा है, मैंने अभी थोड़ा सा गाया उसको, कोशिश की है गाने की। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर गुनगुना सके। और साथ में फिर जो है वो ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक भी जरूरी होता है तो आप ब्रेक लीजिएगा, लेकिन इनके सॉन्ग के बाद। लेकिन उससे पहले हम आपका थैंक यू कहेंगे कि आप हमारे बहुत गेस्ट पे शुक्रिया, वापस आए। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे बुलाया दोबारा, बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह, वी लव योर एनर्जी। एंड जो आपने मेरे साथ गाना गाया ना, आपने मेरे लिए जो गाना गाया, मैं इसको कट करके लगाऊंगा इंस्टाग्राम और हार्ट्स लगाऊंगा। प्लीज ओवर टू योर सॉन्ग। दिल ने तुम्हें पुकारा कैसे जिएंगे हम, चाहत में अब तुम्हारी रोया करेंगे हम, हो चाहत में अब तुम्हारी रोया करेंगे हम। दिल ने तुम्हें पुकारा कैसे जिएंगे हम, बरसों के बाद चेहरा देखा है आपका, बरसों के बाद चेहरा देखा है आपका, बरसों पुरानी बातों पर रोया करेंगे हम, बरसों पुरानी बातों पर रोया करेंगे हम। चाहत में अब तुम्हारी रोया करेंगे हम, हो चाहत में अब तुम्हारी रोया करेंगे हम। दिल ने तुम्हें पुकारा कैसे जिएंगे हम, हो। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ सिंगर थे और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गाया। हमें इन्हें दोबारा जो है ऑडियंस आप लोगों की फरमाइश पे ही बुलाया था। और पर्सनली जो भी सिंगर्स यहाँ पर आते हैं, जो भी टैलेंट आते हैं, हमें खुद बहुत पसंद होते हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं, थैंक्स टू देम। लेकिन आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो ये मौका आपका है, और आएँ और अपने टैलेंट को यहाँ पर हम सबसे अप्रिसिएशन लें हम और प्रमोट करें। सो एनीवेज, टैलेंट की बात आती है ना जहाँ पर, वहाँ कंगना रनौत की बात बिल्कुल नहीं आती है। नहीं, आई एम सीरियस। दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए। दुश्मन मैं इसलिए बोलूँगी, आज पहली दफ़ा मैंने किसी इंसान के लिए दुश्मन का वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो खुद ही इंसानियत को ना दुश्मन समझने लगे। उनको लग रहा है कि जो भी अच्छे इंसान है वो मेरे दुश्मन है, और जो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं है उनको तो इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और जो लोग चले गए हैं
वो लोग जो है बस पता नहीं क्यों चले गए हैं, उनको वापस आना चाहिए और मेरी बातें सुन के फिर जाना चाहिए। कंगना जो है ना, इतना टाइम है उनके पास। कंगना अभी मुझे ऐसा लगता है अनम कि कंगना का वो टाइम आ गया कि वो चाहती हैं कि वो बॉलीवुड की राखी सावंत पार्ट 2 बन जाए। क्योंकि राखी सावंत तो इंटरटेन करती है ना, इन अ गुड वे कह लें, या किसी को उन्होंने कुछ कह दिया तो वो एंजॉय करती है, क्योंकि उनको पता है कि वो उनका मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि वो कहती हैं कि मेरे इंटरटेनमेंट को देखने का नज़रिया तो यही है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आपके हाथ में रिमोट और चेंज कर लें। राखी सावंत ये कहती हैं अपने बारे में, बहुत ज़्यादा शोज में वो कहती नज़र आती हैं, लेकिन कंगना ये फैसल कुरैशी साहब ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। लेकिन कंगना ऐसा नहीं कहती, क्योंकि कंगना तो वो बातें कर लेती हैं जिस पे हमें वाकई लगता है। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक शो में कहा था कि गेट वेल सून कंगना, और मुझे लगता है कि वो दोबारा यहाँ होते तो वो दोबारा ये बात कहते, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कहेंगे गेट वेल सून कंगना। कंगना अच्छा, अब मैं बताती हूँ, मुद्दे पर आते हैं। अब मैं थोड़ा इसलिए लाइटर मोड पे जा रही थी कि कितना हम इनकी बातों पर और इनकी बचकानी बातों पे और हरकतों पर क्रिटिसाइज करें। हम भी एंड ऑफ द डे सोचते हैं कि कोई इंसान अपने मुल्क में ही रहकर कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और वो अपने मुल्क में रहकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बहुत आसानी से कह देती हैं, और उनकी शहादत पर भी, शहादत ही कहूँगी क्योंकि सब जानते हैं कि बरसगीर का टाइम जो हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, ऐसे बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ था कि रियलाइज़ कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दूर अंदेशा जो है बहुत अच्छी बात है, और थैंक गॉड कि हमारे जो कायद-ए-आज़म साहब हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि कंगना जैसे लोग आगे, कंगना जैसी स्पीशी आगे आएगी और वो इंसानियत के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। तो उन्होंने इस्लाम के नाम पर नहीं, पाकिस्तान सबके लिए, और यहाँ पे दूसरी भी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत खुशी से रहती हैं। बट मैं बात करूँगी कंगना रनौत की कि उनका क्या ऐसा स्टेटमेंट है। अभी हम सब ये बात कर रहे थे क्योंकि मेकअप रूम में अक्सर हम लोग कभी कभी बात करते हैं और हम कहते हैं कि आज हम ये डिबेट लाजमी करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। कंगना ने कहा कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आज़ादी हमें दी है, वो भीख थी। मतलब जो लीडर्स शहीद हुए, आज़ादी तहरीक की जो एक लहर थी, जो जितने बड़े बड़े नाम, चाहे वो इंडियन हो या मुस्लिम्स हो, जैसे टीपू सुल्तान जिन्होंने 1853 से एक आज़ादी की जंग उन्होंने स्टार्ट की थी। टीपू सुल्तान का अच्छा खासा रौब था ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो टीपू सुल्तान हो गए 1853 से जब उन्होंने स्टार्ट किया। उसके अलावा भगत सिंह हो गए। देखिए हम अगेन दोनों तरफ से वैसी कुर्बानियाँ सेम दी गई हैं और सबको आज़ादी चाहिए थी क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी कोई नहीं जीना चाहता। लेकिन कंगना ने उस आज़ादी को भीख कह दिया। भीख कहने के बाद मुझे, हम सबको पता है कि वो किसकी पपेट है, और आजकल किसकी पपेट है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब बताएंगे। बट मैं थोड़ा यहाँ पे और मुख्तसर सा करती हूँ कि कंगना ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस पार्टी जो बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है, बीजेपी हो, आरएसएस हो, बेशक आई हैं, काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब से है जब आज़ादी की लहर स्टार्ट हुई थी। तो उनके काफ़ी कारकुन ने कंगना के घर के बाहर धरना देना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो कंगना के फैंस थे उन्होंने भी ट्वीट किया कि कंगना ऐसा कैसे कह सकती है, हमारे बाप दादा भी उस जंग में शहीद हुए हैं और उन्हें शहीद का रुतबा मिला। और कंगना ने कहा कि भीख, मतलब जो उनकी शहादत है वो भीख है। और साथ ही साथ जो है कंगना ने कहा अगर आप लोग मुझे प्रूफ कर दें कि ऐसा नहीं था, तो जो कि कंगना को मेडल मिला पद्माश्री का, वो पद्माश्री का जो मेडल है वो वापस कर देंगे। कंगना इतनी बड़ी बातें ब्लंट होके कह देती है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ये ख्याल है जो पद्मश्री अवार्ड है इनका, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनका, वो कह रहे हैं वापस दिया जाए। मैं कहता हूँ इनसे वापस ना लिया जाए, इनको ट्रिपल एच वाला पेटेगरी लगाया जाए तो इनको पता चलेगा। नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें कंगना रनावत इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई रिस्पेक्ट दैट व्हेन इट कम्स टू हर एक्टिंग स्किल्स, बट एज अ पर्सन आई स्टार्टेड लूजिंग हर रिस्पेक्ट। उन्होंने जब पहले हमारे बारे में या पाकिस्तान के बारे में गद्दार वाली बात की है, दूसरी चीज़ें की, सो वो वाली बात, गेट वेल सून, शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स सम प्रोफेशनल हेल्प। तो अगर आपका नहीं है तो वी कैन रेफर यू समवन जो आपकी जो मेंटल स्टेट है उससे आपको ग्रो कर दे और एक अच्छा इंसान, या एक गपशप दिमाग। में ही आ जाए, हम सब आपको अच्छा कर देंगे। नहीं, हम नहीं चाहते कि ये गपशप खराब हो उनकी वजह से, इधर आके उन्होंने और उल्टी सीधी बात कर देनी है। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ रहें और अपने लोगों से हेल्प लें। और ये जो शहादत वाली बात है, मैं क्लैरिटी दे दूँ कि आई वॉज वॉचिंग अ इंटरव्यू
आई डोंट नो पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, बट देयर वाज एन इंडियन एंकर जिन्होंने कहा कि हमारे शहीद होते हैं या वो होते हैं, तो उस बंदे ने या वो बंदी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आई वांट टू रिपीट इट, कि शहादत का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में है, ये मुसलमान का है कि हमारा जो शहीद है वो कभी मरता नहीं है, वो वाली बात है। तो हिंदुज़म में तो आपकी शहादत नहीं मैटर होती, बट क्योंकि एक ये बड़ा लफ्ज़ बन गया है कि इसके साथ बड़ी वो चीज़ होती है, तो उनके अपने सोल्जर्स को भी करते हैं, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट, कि जब वॉर होती है दोनों साइड से सोल्जर्स की डेथ होती है, उनकी फैमिलीज का लॉस होता है, सब चीज़ों का लॉस होता है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट दैट डजंट मीन कि शहादत इज़ योर टर्मिनोलॉजी, इट्स आर्स। जी, शहादत बेसिकली मुस्लिम्स का ही है कि अगर आप जहाद करते हुए शहीद हो, लेकिन यूनुस फिर भी कंगना के जो फैंस हैं उनका ये चीज़ का गुस्सा तो जायज़ है कि आप उनके दादा या फोरफादर्स कुर्बानियाँ दी आपने। कुर्बानी पर जो है ये भीख वाली बात करते हैं। मुझे पहले लगता था कि कंगना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस तरह के बयानात देती है। फिर उन्होंने जो भारत के अंदर एक एक्टर था जिसकी मतलब उनकी मर्डर हुआ, मौत हुई, खुदकुशी थी, जो भी है, उसके बारे में जो है वो कंगना ने बड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अच्छी बात है, जब भी एक एक्टर होता है वो अगर किसी भी मसले के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन अपने मुल्क के ऊपर ये कह देना कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी जद्दोजहद की और वो बेकार है, वो कोई आज़ादी नहीं मिली हमें, और हम जो है वो 2014 में आज़ाद हुए। आप तो 2006 से या 2004 से फिल्मों में आई है, तो मतलब आप आज़ादी नहीं थी, आप फिल्मों में आ गई, आपने इतने आराम से मतलब काम किया, हर चीज़ की अपनी मर्जी से। कंगना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसका जो काम है ना आप देखें इतना नेचुरल लगता है आपको कंगना का काम। लेकिन कंगना यहाँ पर मार खाती है कि कंगना जो बयानात देती है, अच्छा मुझे जैसे मैंने भी कंगना पर जब रिसर्च की तो उसका मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कहते भी है कंगना मेडिसिन भी खाती है, देखें मतलब वो मेंटली भी एक बात ऐड कर stable दूं, नहीं है। एक तो बूट पॉलिशिंग होती है ना, हाँ। वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, उस वक्त से डरें जब कंगना ने बयान देना है या ट्वीट करना है कि जो बाइडन ने उनको ईमेल किया, प्रपोज किया शादी के लिए, उस टाइम से डरें। हमें तो ऐसा लग रहा है ये टाइम बहुत अनकरीब है, आने बिल्कुल, वाला है। हाँ, जिस तरह से उसके वो तो चाल ये चल कहने रहे वाली भी हैं कि एलियंस आ रहे हैं पाकिस्तान। मुझे लगता है जो बाइडेन को उसकी माँ की बद्दुआ ही है। कंगना जैसी औरत एज अ वाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मेंटली सिक हैं, उनको छुट्टियों पर जाना चाहिए, जैसे कि कायनात आपने वो लोगों की छुट्टी कर रही हैं। हाँ, जैसे कि कायनात ने बताया कि वो कह रही हैं कि हमें भीख में मिली हैं ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है वाकई में उनका जो दिमाग है काम नहीं शायद कर इस सेंस रहा, में और तो मुझे नहीं लगता है कि उम्र का भी थोड़ा सा कुछ तकाजा है जिसकी वजह से वो जो है ना दिन ब दिन ना बहकी बातें वाकई करना शुरू उम्र का करती हैं। तकाजा है, बिल्कुल वाकई उम्र का तकाजा है। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि मैं जब बचपन में से ही देखती हुई आ रही हूँ, आई मीन मतलब वो यंग थी, मतलब बूढ़ी हो गई आप बच्ची थी उस टाइम। ऑफ कोर्स Of course। ओके, अच्छा, मुझे बीजेपी जो है ना वो कंगना का बहुत बड़ा सपोर्टर है और बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट का भी बहुत बड़ा सपोर्टर है। आप देख लें कि जब से कंगना रनौत, वैसे कंगना रनौत का एक ये भी स्टेटमेंट है कि जब से 2014 से मोदी की जो गवर्नमेंट आई है तो असल गवर्नमेंट और असल इंडिया को आज़ादी तब से मिली है। बीजेपी और मोदी और कंगना के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और आप देखें कि जब से ये पास्ट पहले भी उनकी मूवीज़ हिट होती थी, मैं उनकी एक्टिंग की बात नहीं कर रही, यहाँ पे कंगना हमेशा से पहचानी जाती हैं अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए, और मूवीज़ में भी जो बोल्ड उनकी चॉइसेस हैं उनकी वजह से उनको बहुत रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन नाउ अभी जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स देती हैं और सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें करती हैं, मुझे लगता है उनके दिमाग की मरम्मत होने की ज़रूरत है। कंगना ने जो ये ट्वीट किया है इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान ने भीख दी उनको आज़ादी की, मे बी नॉट, आई एम जस्ट सेइंग लेट्स टॉक अबाउट आवर सैक्रिफाइसेस। खुल के नहीं बात करना चाह रही थी कंगना। कंगना इज द वन जो हमेशा बहुत ही खुले लफ्जों में बात करती है, उनको कोई डर नहीं। जब आपके पीछे हुकूमत खड़ी होगी तो वाकई आपको कोई डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का, इसलिए वो इतना खुल के सामने आती हैं। हालांकि वहाँ पे भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, उनके सपोर्टर्स को भी कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है। जब मैंने उनके कॉमेंट्स पढ़े वो कहते हैं कि हम भी इनको पसंद करते थे लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद हम इनको डिसलाइक करने लगे। इंकशाफ है ये एक कि कंगना जो है वो पाकिस्तान की जासूस है। ये आप तमाम लोगों को जो इंडिया में बैठे उन लोगों को कह रही हूँ कि कंगना पाकिस्तान की जासूस है। हमने खुद कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलो ताकि आप लोग जो है वो कंगना पर शक ना करें। यहाँ पर लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, लेकिन गपशप। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक और सिंगर जो हमें एंटरटेन करेगा, आपको एंटरटेन करेगा, सना को एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वेलकम बैक। बहुत अच्छी आवाज। आतिफ असलम की फर्स्ट कॉपी। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मोहम्मद खान। कैसे हैं मोहम्मद खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 23 है। 23। आपका मैं गवर्नमेंट जॉब का ग्रेड थोड़ी पूछ रहा हूँ। 23 है। 23 है ना? ठीक है। कैसा ये सिंगिंग का ये जो शौक है आपको, कैसे पैदा हुआ, क्यों सिंगिंग कर रहे हैं? ये सर एक्चुअली ये 12 साल पहले टेबल नंबर 21 फिल्म आई थी ना, उसका एक सॉन्ग था मन मेरा। उसके बाद से सर, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि सपोर्ट नहीं थी फैमिली की ना। अच्छा। तो अब थोड़ा मैच्योर हो गया तो फैमिली को बोल दिया सपोर्ट करो। मन मेरा अच्छा। मन मेरा के बाद आपने गाना स्टार्ट किया या आपने सोचा कि आपने गाना है? नहीं, मैंने वो थोड़ा सा कॉपी किया उसी वक्त, कॉपी मतलब गाया? गाया। उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स दोस्त यार जो कहते थे, कजन्स वगैरह के सामने गाता था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, मोटिवेट हुआ तो उसके बाद। अच्छा, मन मेरा टाइप के बहुत सारे गाने पहले भी आ चुके, लेकिन आपने बोला कि मन मेरा गाने के बाद मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, तो उस गाने में से आपको स्पेसिफिकली क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया? वो बस सुनने में अच्छा था, बाकी सुनने में अच्छे नहीं होते थे। नहीं, ये जो कह रही है ना क्या चीज थी, नहीं वो कौन थी जिसने इंस्पायर किया? नहीं कोई भी नहीं ऐसे। अच्छा, मुझे एक बात कह रहे ऐसे नहीं बोले। अपनी मम्मा कोई देख बात रही है, ऐसे ना बोले। कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई जो है किसी लड़की से इंस्पायर होकर या लड़के से इंस्पायर होकर अपना कैरियर नहीं चूज करते। जो उनके दिल को अच्छा लगता है या जिन पर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, टैलेंट, वो आर्टिस्ट ही क्या जिसका दिल टूट जाए। मैं सवाल कर रहा था ये मैं एक सवाल कर रहा था, ये मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस सवाल पे क्योंकि ये सवाल मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप वैसे क्या करते हैं? वैसे भी इसके अलावा तो सोना धोना। सोना खाना नहीं? सोना तो समझ आता है, धोना किसको है? नहीं, आप जॉब क्या मतलब ना धोना। नहीं, आप जॉब क्या करते हैं आप? जॉब बिजनेस है हमारा खुद का। अच्छा, तो फैमिली बिजनेस संभालते हैं और साथ अपने टैलेंट को जो है आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला और आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली मेरे कज़न है, मैं हैदराबाद से हूँ पहले तो बेसिकली। ओहो, इसी बात पे पहले तालियां। क्या ही बात है, इनके एक्सेंट से पता चल। हम बैठे हुए थे मेरे रूम में, तो वो कज़न आए थे मेरे, तो कज़न ने कहा यार तू यहाँ कब तक करता रहेगा अपना, जैसे तू वीडियोस बनाता रहेगा, तो मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करो और आप इनको अपनी वीडियोस भेजो, तो अगर वो बुलाते हैं तो आप चले जाओ। वाओ, वेरी नाइस। तो मैंने भाई को कांटेक्ट किया। पहले बदीन, अब हैदराबाद। मुझे लग रहा है लाहौर भी दूर नहीं, मुल्तान भी दूर नहीं है, इंशाल्लाह। नहीं, और इंशाल्लाह बहुत जगहों से, ऐसी फार जगह से, पाकिस्तान से हमें आ रहा है
फीडबैक भी आ रहा है और लोग चाह भी रहे हो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता विद पास ऑफ टाइम पूरा पाकिस्तान अपना टैलेंट इधर आके शोकेस करेगा। सांगड़ वी आर लुकिंग फॉर यू, कांटेक्ट अस। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट जगहों पे आई मीन टैलेंट छुपे में है और वो इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों आप लोग वेट करें कि यहाँ पे कितने सारे टैलेंट आने वाले हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि हैदराबाद जो है कराची से बिल्कुल करीब ही है, तो आपने हैदराबाद में जब ट्राई किया, क्योंकि कराची को सबसे पहले ड्रीम सिटी कहा जाता है कि लोगों के यहाँ ख्वाब पूरे होते हैं, तो आप कौन से ऐसे ख्वाब है, क्योंकि आपने कहा आपकी कज़न ने कहा कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और आप आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी की बात को फॉलो अप करें और आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन। लेकिन आप फिर भी बताएं कि आपने क्या उम्मीदें दिल में पाली है, मतलब इस सिटी से लेकर और इस सिंगिंग से? सिंगिंग से देखें, बात यह है कि सबको शोहरत चाहिए, कि सबको ये चाहिए कि यार हमें कोई पहचाने, हमारा नाम हो। तो बस इस वजह से यही शौक था। कमाना इसमें से कुछ भी नहीं है, बस ये है कि शोहरत कमानी है। अच्छा, मतलब लोग आपको कॉन्सर्ट करवाए और आपको पैसे ना दें तो चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, दिस इज पैशन। कर लेते हैं, इनको बुलाते रहेंगे, पैसे नहीं देंगे लेकिन बुलाते रहेंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अभी जो सॉन्ग आपने गाया है उसमें तो प्योर जो टेस्ट आ रहा है ना, एक वो आ रहा है आतिफ असलम साहब टेस्ट, और बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है ना, हमें सुनते ही पता चल गया कि आप किससे इंस्पायर और किससे नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने स्टार्ट में भी ये कहा कि आपने जो है वो एक फिल्म थी, उसके बाद आपने सॉन्ग, तो कॉपी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है ना फैक्टर, वो ये है कॉपी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। अभी आतिफ असलम के आपने पूरा पहले सॉन्ग देखा, फिर उसके बाद आपने जो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा बिल्कुल कॉपी किया हुआ है, आपने कहा फिल्म का, फिर आपने उसको कॉपी किया। आपका खुद का क्या है? मैं चाहती हूँ आपकी खुद के अंदर, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, हर इंसान के अंदर एक अदा होती है जो उसके साथ ही पैदा होती है, आपकी खुद की अदा इसमें कहाँ है? तो इसका मतलब मैडम सना ये नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी? वो हम इसका अगला सॉन्ग सुनेंगे ना। तो आपकी, मैं चाहती हूँ आपकी जो अपनी अदा है, हर इंसान की होती है, वो अदा कहाँ छुपी हुई है आपकी? वो अंदर ही छुपी है। 5 साल फ्रॉम नाउ ऑन, 10 years फ्रॉम नाउ ऑन, आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? 10 साल? जी आप देख रहे हैं 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? 10 साल बाद कहाँ देख रहा हूँ? जी ये है कि मेरा लाइफ में सबसे पहला शो है। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं वैसे करता हूँ तो 4 दीवारी के बीच में करता हूँ। अच्छा, सिंगिंग तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आप करते हैं, बट साथ साथ आप बड़ी मजे की बातें भी करते हैं। इट्स वेरी नाइस। सिंपल है, सिंपल लोग वैसे भी इस फील्ड में अच्छे होते हैं। एक दूसरे के लुक में हम खा रहे हैं। आपकी जो सादगी है वो आपको बहुत मुनफरिद बना रही है। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि सिंपल है आप। नहीं, एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है कि आप अपने शौक से, अपने इस टैलेंट से बहुत प्यार करते हैं, तभी ब्लड देखिए, कैमरा को देख के ना लोग 100 बातें यहाँ पे कर जाते हैं और हमें भी पता होता है कि कौन किस वे में बात कर रहा है, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। लेकिन आपकी वो जो बात है कि मुझे, मैं पैसे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, मुझे इस चीज़ से प्यार है, सिंगिंग से, मेरे अंदर टैलेंट है, आप उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप सिंपल हैं, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आप जो है अब थोड़े और अपने आप को थोड़ा और पॉलिश करेंगे और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिसहार्ट नहीं होना, लोग अगर आपको कहें भी कि तुम बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सादा हो, तुमसे नहीं हो सकेगा इस फील्ड में, क्योंकि लोग कहेंगे, मैं भी इसे आपको बताऊँ तो आप कहिएगा कि नेवर गिव अप, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम आपका कॉन्सर्ट वो एक सेइंग भी है कि आप काबिल बने, पैसा शोहरत खुद आएगा। जी, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, आपको पैसे का चस्का लग जाता है जब शोहरत मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप हैदराबाद से हैं और हैदराबाद की रबड़ी बहुत ज्यादा रबड़ी फेमस है, आप हमारे लिए नहीं मैं लाया तो नहीं, अब मुझे बता देते मैं लेके आ जाता। मेरा व्हाट्सएप नंबर था भाई के पास। ओके। और ये डाइटिंग कर रही है, देख रहे हैं, रबड़ी खानी है इनको। नहीं, महीने में एक बार तो हो जाता है ना। अरे क्या ही बात है। मुझे लगता है ब्रेक का टाइम हो गया है और जाते जाते आपका खूबसूरत सा कोई गाना सुनना चाहेंगे जो आपने शायद अपने अल्फाज में या ऑन वर्ड्स में जो आपने लिखा हुआ हो, तो आप सुनाना चाहेंगे? आपने कोई ओरिजिनल सॉन्ग लिखा? नहीं लिखा तो कुछ। अच्छा, कवर सॉन्ग गाएंगे, लेकिन बट ये अगर आप चाहें तो मैं हल्का हल्का सुरूर सुना। जो सॉन्ग आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी सॉन्ग गा दें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इंशाल्लाह आपका फीडबैक बहुत अच्छा आएगा और आपको दोबारा तकलीफ देंगे और नेक्स्ट टाइम आप रबड़ी लेकर आएगा। माशाल्लाह से आप बहुत स्वीट हैं, स्वीट बातें करते हैं। जी, ओवर टू योर सॉन्ग सर।
ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, के शराब पीना सिखा दिया। वेलकम बैक। अभी हमने कितनी खूबसूरत आवाज़ सुनी और कितने कितने मज़े मज़े के गाने हमने सुने। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब भी न्यू टैलेंट आता है वो उनका एक नया ही जज्बा होता है जब वो सेकंड टाइम यहाँ पर आते हैं। जब वो नए नए आते हैं तो तब थोड़ा सा डरे होते हैं, या उनकी जब आवाज़ निकलती भी नहीं है तो हमारे जो यूनिस हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, हमारे डायरेक्टर भी उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप जो हैं वो एग्जैक्टली हमारी टीम तो है ही है, बट ये कि जो यहाँ पर जो लड़के आते हैं उनको तो मर्द हज़ार ही उनको सपोर्ट करते हैं। हम लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं, लड़कियां अच्छे से वैसे सपोर्ट कर सकती हैं। ऑलराइट, मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो गुड न्यूज़ ये है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हमाद अजहर साहब ने बताया है कि लास्ट दिसंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उन्होंने बनाई थी, और वो पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान का जो बेस है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको जो है वो बिजली पर चलाएंगे। तो जी हाँ, वाकई में बिजली पे आने वाला जो टाइम है वो बिजली पे चलने वाला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हुई चलूँ कि BYD जो कि चाइना की बहुत बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, उसके साथ जो है वो सफ़ायर भी जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है, उनके साथ जुड़ के ही इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बिजली पे चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, बट पाकिस्तान में तो बिजली ही नहीं होती। कहने वाली थी। तो मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस चीज़ के ऊपर वो लोग भी काम करेंगे कि ये बिजली वाला जो सिस्टम है, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बिजली पे चले। पेट्रोल वाला सिस्टम खत्म होने वाला है। इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। वाओ, कब हो रहा है ये? वेरी सून। तो पेट्रोल की महंगाई से जो लोग परेशान हैं अब उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको बिजली का बिल देना होगा। बिजली कितनी महंगी है पहली बात। देखें, ये इन्फ्लेशन, ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। बट बिजली का तो वैसे ही बहरान रहता है। एक बात कर, ऐसे भी कंट्रीज है जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि इन्फ्लेशन, ये महंगाई, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। एक मिनट, एक और बात आई जहन में। बिजली पानी से प्रोड्यूस होती है और आगे पानी भी खत्म होने वाला है। एक बात जो थी वो निकल गई जहन से। कचरे से होगा, फिर कचरे से जिस तरह चाइना बना रहा है कचरे से बिजली, तो इसी तरह से होगा। और मेरे ख्याल से अभी ये जो हुकूमत है उन्होंने तो ये कोशिश की भी है कि वो जो है वो कचरे से बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चाइना हमारा कचरा लेकर क्यों जा रहा है? KMC के बहुत इदारे हैं जहाँ पे चाइना इन हो चुका है, तो चाइना प्लीज हमारा कचरा वापस दो। आप मत दो ना, चाइना को क्यों दे रहे हो? नहीं देना चाहिए। चीनी चपाटी सब कुछ ले जाएंगे। कचरा क्या करेंगे आप मुझे बताएं। एक फन फैक्ट बताऊं, अगर कचरे की, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बात हो रही, मुझे भी हाल ही में पता चला। मैं रिसर्च करी थी प्लास्टिक, वो जो मैंने एक शो में बोला था सड़क बन रही प्लास्टिक से, तो मैं देख रही थी कि उसमें कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं दुनिया में जो रिसाइकिल हो सकते हैं। तो आपने पवन चक्की के वो पर देखे जो लंबे लंबे होते हैं, उसका जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल में, तो उसको दफनाया जाता है मट्टी में। तो एक वो प्लास्टिक है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, बाकी आप सारे प्लास्टिक। ये मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, कोई भी देना चाहे तो दे दे, कि जो ऑटो गाड़ियां होती है, ऑटोमेटिक गियर वाली की बात नहीं कर रहा मैं, ऑटो वाली जो खुद चलता है। एक तो मैनुअल ड्राइविंग है ना, मैं खुद गियर लगाना, एक ऑटो ड्राइविंग है कि मैंने अपने मैप में बता दिया मुझे यहाँ पहुंचना है, गाड़ी खुद लेके जा रही है। तो ये हमारे यहाँ होगा। देखिए फ्यूचर में तो बहुत सारी चीजें होने के इम्कानात हैं, अगर ये भी है तो हो सकता है। लेकिन मैं बताऊँ, इससे मसला हो जाएगा क्या, क्योंकि अगर ये गाड़ी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे और मैंने लगा दिया और ये मुझे पहुंचा देगी डेस्टिनेशन, मैं आराम से बैठ गया हूँ। जो हमारे बाइक्स वाले हैं ना, उन्होंने ऐसी कटिंग करनी है ना, नहीं, उनके लिए भी लागू है, ये बिजली पर ही बाइक्स चलेंगी, सब चीजें। वो भी बाइक भी खुद ऑटो चल रही है, बंदा यूं बैठा हुआ, बैलेंस कैसे हो रहा है? नहीं, मैं मूवी वाला सीन
अच्छा, जो हमारे जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइकर्स हैं ना, उनको उसकी जरूरत ही नहीं है, ऑटो चलाते हैं, यूं लेट जाते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैंडल होते ले रहा। सीरियसली वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी करें, जिस तरह भी करें, सेफ्टी के साथ करें। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि बहुत ज़्यादा यंग जो बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं किस तरह से वालिदैन इजाज़त दे देते हैं कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं। जब तक उनकी एज नहीं है, जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है, आप पेरेंट्स से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अलाउ ना करें। उन्हें पता ही कहाँ होता है कि बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। Honestly, लेकिन आपको कायनात बाइक तो दे रहे हैं ना। आपको रेकी करनी चाहिए कि आपके बच्चे को अगर आपने एक चीज दस्तियाब कर दी है तो उसका किस तरह से नहीं, दस्तियाब ही ना करें, दस्तियाब ही ना करें जब तक आपका एनआईसी नहीं बनता। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, राइडिंग करना स्पोर्ट्स बाइक्स पे या माउंटेन बाइक्स पे या वो ट्रायल बाइक्स होती हैं उस पे करके। ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या, जिनको शौक है बाइक चलाने का, तो ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड असाइन Yes, कर दें specific जगह पर। जिसमें वहां पे ये बच्चे सीखें विद ऑल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट लेवल पे होगा तो चीजें होंगी। अच्छा, मैं हमारे घर पे एक हुआ था कि हमारे छोटे से कजन को बाइक ले दिया कि ना आपको बहन को स्कूल लेकर जाना है और स्कूल छोड़ के आना है। एक दिन आया तो बहन को भी गिराया हुआ था। I'm sorry, हंसना नहीं चाहिए, अगर आंटी देख रही होंगी तो मुझे बहुत डांटेगी। आप हंस रही हैं। अच्छा ठीक है ना, वो फनी बहुत था कि बहन भी गिरी हुई, उसकी थर्मोस और बैग हाथ में और उसका खुद का सर फटा हुआ, कह रहे मैं बहुत सेफ्टी से चला के लाया लेकिन वो जो सामने रक्शे वाले थे उन्होंने मुझे मार दिया। कायनात, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। वाकई में एक ये फनी है आप भी कि गिरी आप बाइक जैसे से? कि नहीं बाइक से नहीं गिरी, ये बाइक चलाते हुए आज सुबह गिरी। मॉर्निंग की बात है। अच्छा, मैं ओके। बताना चाह रही जी हूँ जी बताएं। कि जैसे कि आप कहते हैं ना, औरतों में बहुत प्रोटेक्ट करती है, आई मीन उनकी सेफ सिक्योरिटी पे बात करती। तो आज एक बेवकूफ़ खातून मुझे मिली रोड पे, और वो क्या उन्होंने हरकत की, मैं गाड़ी चला रही हूँ, आई मीन मेरे ख्याल में 30 या 40 की स्पीड पर थी गाड़ी, और वो रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई, कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, और मैंने सडनली ब्रेक मारी और मैंने यू कट लिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कट ले लेती ना तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो प्लीज़ खुदारा, मेरी औरतों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते ना तो प्लीज़ किसी का सहारा ले लें या ब्रिज यूज़ करें। आप भूल तो नहीं रही, आप भी औरत ही है। बेवकूफ़ी से मर्द या औरत का क्या? नहीं ऐसी आपने बोला औरतों से रिक्वेस्ट करता हूं, तो इसलिए पूछा नहीं, था। बाकी औरतों जो से इसलिए औरतों से इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये लोग ज्यादा बेवकूफ है। पजल वाली हरकतें करती हैं। अच्छा puzzle क्योंकि वाला। मैंने देखा है टर्निंग पे बहुत सारी औरतें वो कंफ्यूज होती है कि अब राइट लें या लेफ्ट लें, सब सोच रही होती हैं कि नहीं, ये जो आपकी टर्निंग से बात आई, जो इन्होंने टर्न लिया ना, ये वाह वाह वाह, आई लाइक क्योंकि वो सोच रही होती है कि घर जाके खाना भी बनाना है और बच्चों को भी तैयार करना और भी बहुत सारे काम करने हैं। मगर पता है इससे कायनात कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। मतलब आप देखेंगे अगर रोड पर हैं, अगर आप अपने आप को नहीं बचा रहे, आप दूसरे को भी नहीं बचाओगे। आई मीन मतलब 2-3 गाड़ियों का तो एक्सीडेंट लाजमी होगा। टेक्निक बताता हूं। मैंने जो एक्सीडेंट्स देखे हैं मेजर, उनके पीछे जो वजह होती है वो सामने वाले की गलती होती है। आप सही चला रहे होते हो, सो यू नीड टू बी अलर्ट, लेकिन सामने वाला कर देता है कुछ ना कुछ ऐसा। दिस इज नॉट इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपके सामने कोई बंदा आ जाता है ना, ऑलवेज गो टू योर राइट साइड, बिकॉज उसका ऑलरेडी ये होगा कि वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसका फेस इधर है, पीछे जाते हुए एक नेचुरल चीज नहीं है। तो अगर आपके सामने कोई बंदा आ जाता है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, तो गो राइट। अगर आप लेफ्ट जाएंगे वो भी आ गया, आप रोकेंगे तो वो भी रुक जाएगा। ये टेक्निक है। तो ऑलवेज डू दैट कि अगर कोई अल्लाह ना करे आपके सामने आ जाए तो गो फॉर योर राइट, जहां उसका फेस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाए। यूनुस, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं कि रोड के बीचों बीच औरतें खड़ी होने के बाद ना कभी ऐसे हो रही होती, कभी ऐसे हो रही होती हैं। तो आप सोचे कि बंदा इधर गाड़ी लेकर जाए या इधर लेकर जाए। देखिए वो कहते भी हैं औरत को समझाना रिक्शे में ऊंट को बिठाना होता है। बिल्कुल। तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम औरत को स्टडी कर सकें या समझ सकें। ये इम्पल्सिव बिहेवियर जो है ना मोस्टली मेन के लिए है, औरतों के लिए तो यू कांट से, वो उल्टी भी हो जाएंगी, घूम जाएंगी यूं। और जो वो वन व्हीलिंग में जो लड़के कर रहे होते हैं वो लेट के बाइक चला रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? I have seen women doing one wheeling। लेकिन लड़के ज्यादा करते हैं ये। हाँ तो करते हैं, उनको शौक है सुपरमैन बनने का। उनको शौक, मतलब लड़का करे तो वो शौक, लड़की करे तो बेवकूफ। अरे तो वो
देखिए औरत और मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। बेवकूफ होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वो मर्द हो या औरत हो, अगर बेवकूफ है तो बेवकूफ ही होगा। मैं तो यही बोलूंगी कि पाकिस्तान में ट्रैफिक और उसके इतने मसले मसाइल सामने आते हैं और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन आप जब तक अच्छे और पक्के वाले ड्राइवर ना बने गाड़ी लेके मत निकले, क्योंकि आपके साथ बाकी लोगों की भी जानें मुंसलिक होती है। ख्याल रखें और सामने वालों का भी ख्याल रखा करें। और ड्राइविंग स्किल्स सीखने में कोई 1 साल नहीं लगता है। कुछ लोग बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, अपने दिमाग में भी होता है, कुछ को बहुत साल लगते हैं। तो जब तक आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हुए, प्लीज गाड़ी लेके मत निकले रोड पे। और अनम जाते जाते एक छोटी सी बात कहूंगी, सीख कह दूंगी कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो प्लीज फोन यूज मत किया करें, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। एक नोट पे मैं भी एंड करना चाहूँगा कि क्योंकि लड़के लड़कियाँ इक्वल है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हैं, ड्राइविंग के लाइसेंस की भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन क्यों, ये सवाल बड़ा गहरा सवाल है। इसके साथ हम शो एंड कर देंगे। सवाल ये है कि क्यों एक ओपिनियन बना हुआ है मेजॉरिटी का इन आर कंट्री, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल, इन आर कंट्री ऐसा ओपिनियन क्यों है लोगों का कि औरत थोड़ी सी डेंजरस ड्राइवर्स हैं एज कम्पेयर टू मैन। On this very dangerous question, we are going to end our show. That's all from our side. Thank you once again for your feedback. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.